बच्चे की डिलीवरी के बाद महिलाओं में अक्सर कुछ डिप्रेसिव सिम्टम्स पाए जाते हैं जो कि काफ़ी परेशानी का कारण भी बन सकते हैं और इम्पॉर्टेंट भी है उनको जानना। तो इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। ऐसा पाया गया है कि लगभग 80% फीमेल्स 80% फीमेल्स जिन्होंने अभी डिलीवरी की है एक बच्चे की, उनमें कुछ डिप्रेसिव सिम्टम मिल सकते हैं। और ये डिप्रेसिव सिम्टम आमतौर पे सेकेंड या थर्ड डे डिलीवरी होने के बाद शुरू होते हैं। लक्षण इस प्रकार के मिलते हैं कि रोना आता है, छोटी बातों पे रोना आ सकता है, मन थोड़ा उदास सा हो जाता है, मूड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, बहुत ज़्यादा स्विंग करता है, सडनली छोटी सी बात पे मूड एकदम बदल जाता है। कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि मैं बच्चे को संभाल भी पाऊँगी या नहीं, माँ को ऐसी फीलिंग आती है। और कई बार माँ को ऐसी भी कंप्लेंट होती है कि बच्चे के उतना लगाव नहीं हो पा रहा है। ऐसा हमेशा नहीं होता, कई बार माँ ऐसा बोलती है और बाकी टाइम पे दिखता है कि काफ़ी प्यार से बच्चे को हैंडल कर रही है। तो इस प्रकार के सिम्टम, जैसे कि मैंने बोला, 80% फीमेल्स में आ सकते हैं और आमतौर पे उतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होते, उतने सीवियर नहीं होते। नींद और ये सब चीज़ें आमतौर पे ठीक होती हैं, थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो सकती हैं बट आमतौर पे ठीक होती हैं और ये सिम्टम्स लगभग 2 हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। तो इन सिम्टम्स को, जो कि बहुत कॉमनली मिलते हैं, हम बोलते हैं पोस्टपार्टम ब्लूज़ या फिर बेबी ब्लूज़। ये जो ब्लू वर्ड है कई बार इस्तेमाल किया जाता है डिप्रेशन के लक्षणों को के बारे में बताने के लिए। तो ये लक्षण आते इसलिए क्योंकि डिलीवरी के बाद शरीर में बहुत सिग्निफिकेंट हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, ये कुछ हार्मोन्स हैं जिनके लेवल सडनली ड्रॉप करते हैं। और इसके अलावा जो डिलीवरी का स्ट्रेस है, कई दिनों तक ठीक से नींद नहीं आ रही होती है, उसके पहले डिलीवरी में बहुत पेन हुआ होता है, फिजिकल बॉडी पे काफ़ी स्ट्रेस पड़ा होता है, उसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और कई कुछ हद तक जो ये रियलाइजेशन है कि अब एक बच्चा हो गया है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, उसका भी स्ट्रेस। तो ये सब चीज़ें मिलके कई बार इस प्रकार के सिम्टम्स लेके आती हैं। तो आमतौर पे ये उतना परेशानी वाली चीज़ नहीं होती है, धीरे धीरे करके खुद ही ख़त्म हो जाती है। तो पोस्टपार्टम ब्लूज़ को मैनेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो माँ है जिसने अभी भी बेबी डिलीवर किया है, उसको प्रॉपर आराम दिया जाए। घर वालों की बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है, स्पेशली हस्बैंड की बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इस दौरान माँ को बहुत आराम दिया जाए। उस जो माँ है उसकी नींद पूरी होने दी जाए, क्योंकि छोटा बच्चा है तो वो भी बार बार रोएगा, फीड कराना होगा बच्चे को। तो इस सब से नींद जो कम हो सकती है वो कुछ तो कम होगी, बट जितना हो सकता है माँ को सोने दिया जाए, आराम करने दिया जाए। जितना फैमिली मेम्बर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले सकते हैं बच्चे की, उतना लिया जाए। माँ को अकेले ना छोड़ दिया जाए, बच्चे की पूरी देख रेख करने के लिए सपोर्ट दिया जाए, इमोशनल सपोर्ट दिया जाए। और माँ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें और प्रॉपर खाना वाना खाएं, ठीक से अपना खुद का ख्याल रखें। ये सब करके स्पेशली सपोर्ट के साथ आमतौर पे 2 हफ्ते में सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं। तो ये उतनी बड़ी परेशानी नहीं बनती है। लेकिन कुछ लोगों में ये सिम्टम या तो 2 हफ्ते में ख़त्म नहीं होते हैं या फिर ज़्यादा सीवियर होते हैं। जैसे कि अगर ऐसा है कि बेबी की डिलीवरी के बाद माँ को बहुत ही ज़्यादा उदासी हो रही है, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, कुछ भी बच्चे को तक को देखना अच्छा नहीं लग रहा है, बच्चे से खेलने का मन नहीं कर रहा है, बच्चे को फीड करने का मन नहीं कर रहा है, रोना ज़्यादा आ रहा है, रात में नींद ठीक से नहीं आ रही है, सो ही नहीं पा रही है, बच्चा सो भी रहा है तो भी नींद नहीं आ रही है, एंग्जाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि बहुत गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बच्चे का वो बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाऊंगी मैं। और कई बार बच्चे को नुकसान पहुंचाने तक के ख्याल भी आ सकते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, ये गलत हो गया, बच्चे नहीं होना चाहिए था। अगर सिम्टम इतने ज़्यादा हो जाए तो फिर हम उसको नॉर्मल पोस्टपार्टम ब्लूज़ ना कह के पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। तो ये एक प्रॉपर मेडिकल इलनेस हो गई। और अगेन इसके भी कारण वही है, हार्मोन्स का जो सडन ड्रॉप है उससे काफ़ी फीमेल्स में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ऐसा भी पाया गया है कि जिन फीमेल्स का जो फैमिली का स्ट्रक्चर है, एनवायरनमेंट है, फैमिली के जो लोग हैं, अगर वो उतने कोऑपरेटिव नहीं हैं, उतना उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उन केसेस में भी कई बार डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। स्पेशली हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, वो ना मिलने पे कई बार इस प्रकार की चीज़ हो सकती है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बात तो ये ट्रीटेबल है और दूसरा इसका जो असर है वो माँ के ऊपर तो पड़ता ही है, बच्चे के ऊपर भी पड़ता है। अगर किसी महिला को पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया है तो उस बच्चे का ख्याल नहीं रख पाएगी। और जो अभी नवजात बच्चा है, जो अभी भी पैदा हुआ बच्चा है, अगर उसको अपनी माँ का केयर नहीं मिलता तो उसके फिर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी ख़राब होते हैं और शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी ख़राब होते हैं।
तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन को पहचानना बहुत ज़रूरी है। इन सिम्टम्स जो मैंने बताया उनको, उनके सहारे। और बड़ा ज़रूरी है कि अगर इस प्रकार के सिम्टम किसी को आ रहे हैं तो उसी फीमेल को दोष ना दिया जाए, उसी फीमेल को ब्लेम ना किया जाए उस सिम्टम्स के लिए। कई बार ऐसा देखा गया कि हमारे इंडिया में स्पेशली कई फैमिलीज़ में औरत के ऊपर ही सारा ब्लेम डाल दिया जाता है कि ठीक से ध्यान ही नहीं रखती, बच्चे का ध्यान रखना चाहती ही नहीं, आराम करना चाहती हैं, इस टाइप की बातें बोल दी जाती हैं जो कि सिम्टम्स को और बढ़ा देता है। तो एक बीमारी है, जिनको अभी बेबी हुआ है उनके हाथ में नहीं है, माँ के हाथ में नहीं है, और उनको ताने की ज़रूरत नहीं है, उनको हेल्प की ज़रूरत है। और आमतौर पे ट्रीटमेंट जो होती है ये ऐसे ही ठीक नहीं हो जाएगी, इसमें प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। वो वही 2 प्रकार होते हैं, या तो दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं या फिर काउंसलिंग यूज़ की जाती है। अब दवाइयों का ये है कि पोस्ट प्रेगनेंसी जहाँ पे माँ बच्चे को फीड भी कर रही है, वहाँ पे दवाइयाँ बहुत सोच समझ के देनी पड़ती हैं, क्योंकि आप चाहे कोई भी दवाई खाएं वो ब्रेस्ट मिल्क में थोड़ा सा आएगी और उसके थ्रू बच्चे के अंदर भी जाएगी। तो कुछ दवाइयों को सेफ़ माना जाता है, कुछ दवाइयों को उतना सेफ़ नहीं माना जाता है, पर आम तौर पे जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं वो नुकसान नहीं करती हैं। लेकिन फिर भी एक डॉक्टर जो कि प्रोज एंड कॉन्स देख के कि दवाई ना खाने का कितना नुकसान है और दवाई देने पे कितना नुकसान हो सकता है, उसको देख के एक डिसीजन लेते हैं। ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए कि कुछ भी हो जाए दवाई नहीं खानी है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि अगर इलाज नहीं हुआ तो उसका असर भी बच्चे पे बहुत ख़राब पड़ता है। तो फिर बस यही नहीं सोचना कि दवाई से नुकसान ना हो जाए, बीमारी का नुकसान भी ध्यान रखना पड़ता है। तो पहली बात जैसे मैंने बताई, दवाइयाँ एंटी डिप्रेसेंट्स उनको सिम्टम्स के हिसाब से दिया जाता है। और दूसरा होता है काउंसलिंग, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अब थेरेपी में कई बार थोड़ी समस्या ये आती है कि जो मदर है वो भी उतना फिजिकली भी ठीक नहीं फील कर रही होती हैं, मेंटली भी ठीक फील नहीं कर रही हैं, तो कई बार थेरेपी सेशंस के लिए जाना, थेरेपी में बताई चीज़ों को फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी काउंसलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यदि इस प्रकार के सिम्टम मिल रहे हैं तो एक प्रॉपर साइकेट्रिस्ट और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की टीम को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स 2 लोग मिलकर एक डिसीजन लेते हैं कि इस कंडीशन में दोनों चलनी चाहिए ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ या फिर कोई एक चलनी चाहिए। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना होता है, क्योंकि उसके रिपरकशंस ख़राब हो सकते हैं। कुछ रेयर केसेस में एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं पोस्टमार्टम साइकोसिस भी हो सकता है, तो काफ़ी रेयर है, उतना कॉमनली नहीं मिलता। साइकोसिस अगर हो गया, पोस्टमार्टम साइकोसिस, तो इसमें क्या होता है कि डिप्रेशन वाले जो लक्षण बताए वो तो हो ही सकते हैं, साथ में कई बार माँ को कुछ कानों में आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, कुछ उसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन जिसको हम बोलते हैं, हेलुसिनेशन होनी शुरू हो जाती हैं, या कई बार माँ के मन में अजीब से डाउट्स हो जाते हैं जिसको हम कई बार डिल्यूजन्स कहते हैं। माँ को लगने लगता है कि बच्चा तो पैदा मरा हुआ होता, बच्चा पैदा हुआ ही नहीं, या फिर कई बार माँ को लगता है कि बच्चे को कोई और उठा के ले गया। हमने एक पेशेंट देखा था, उसमें मदर कह रही थी कि मेरे बच्चे को किसी और को दे दिया गया और ये कोई और किसी और का बच्चा है। कुछ लोग कहते हैं कि ट्विंस हुए थे, एक किसी और को दे दिया, दूसरा किसी और को, दूसरा मेरे पे रख के चले गए। तो इस प्रकार के अजीब से डाउट्स आने लगते हैं कई बार, जिसको हम डिल्यूजन्स कहते हैं। कई बार हेलुसिनेशंस होती हैं, कई बार बहुत एग्रेशन भी हो सकता है, बहुत वायलेंट भी हो सकती हैं जो अभी मदर हैं वो, और इसीलिए कई बार बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकती है माँ। ऑल्दो ऐसा बहुत रेयरली होता है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी वो भी रहती है। तो पोस्टमार्टम साइकोसिस को हम एक इमरजेंसी मानते हैं, क्योंकि माँ अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकती है और बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। और ऐसे केसेस में अक्सर बोला जाता है कि इमीडिएटली या तो हॉस्पिटलाइज कर दीजिए, और अगर सिम्टम थोड़े कम है तो इमीडिएटली मेडिकल ट्रीटमेंट घर पे शुरू करिए। इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि बच्चे को कई बार माँ से थोड़ा सा अलग भी रखना पड़ता है कुछ समय के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि बच्चा सेफ़ है, बच्चे की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के बाद सिर्फ शारीरिक तौर पे ही चैलेंजेस नहीं आते हैं, मेंटल तौर पे भी बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं, और इनको सही पहचानना मदर के लिए भी और न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप इस एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, या फिर आपके नोन टू कोई प्रेगनेंसी के थ्रू जा रहे हैं, या न्यूली बेबी डिलीवर हुआ है उनको, तो आप इस बात को ध्यान रखें। इस प्रकार के सिम्टम मिलने पे आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ पे पास में साइकेट्रिस्ट से मिलिए, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो इलाज करवाइए। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप तक पहुँचा पाया हूँगा, और हमारा प्रयास यही रहता है कि साइकेट्रिक बीमारियाँ और सेक्सुअल बीमारियों के बारे में जितनी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाई जा सके उतना हम करें। धन्यवाद, शुक्रिया।